गोबर है उसमें लक्ष्मी तो है, लक्ष्मी यानी धन संपदा सब कुछ पैसा तो है। इस गाय के गोबर से हम लखपति करोड़पति तो हो नहीं सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। एक केवल उदाहरण रख करके आगे मैं बढ़ूंगा कि गाय में लक्ष्मी कैसे है, गाय में कैसे पैसा है। हम सभी जानते हैं और हमारी सरकार भी बार बार हमें चेतावनी देती है कि तेल को बचाइए, क्योंकि तेल सीमित है। कुछ सालों के बाद हमें तेल नहीं मिलेगा। तेल जब मैं कह रहा हूं तो आप समझिए डीजल और पेट्रोल की बात मैं कर रहा हूं, खाने वाले तेल की बात नहीं कर रहा हूं। तो सरकार भी बार बार हमें चेताती है कि डीजल और पेट्रोल कम है दुनिया में, तो इसको बूंद बूंद बचाइए। हमें काफी दिनों तक चलना है और पूरे दुनिया के वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं कि तेल खत्म हो जाए, डीजल और पेट्रोल खत्म हो जाए, उससे पहले कुछ ऊर्जा का दूसरा विकल्प खड़ा हो जाए। अभी कुछ दिन पहले, एक 5-6 महीना पहले, दुनिया की एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष विज्ञान पर काम करने वाली संस्था है अमेरिका की, नासा, जिसका नाम आप सभी जानते हैं। नासा जो है और वहां के वैज्ञानिकों ने अभी 5 महीने पहले एक टेंडर निकाला था। टेंडर इस बात के लिए था कि नासा को एक ऐसा वायुयान चाहिए, एरोप्लेन चाहिए जो गाय के गोबर से उड़ सके। तो उन्होंने एक टेंडर निकाला कि दुनिया की कोई ऐसी कंपनी है जो गाय के गोबर से एरोप्लेन उड़ाए, तो ऐसा एरोप्लेन उनको बनाना है और दुनिया के बाजार में बेचना है। तो इस टेंडर को लिया वहां की एक कंपनी ने, अब उसने कहा है कि 2025 तक मैं आपको एक ऐसा वायुयान बना के दे दूंगा जो विशुद्ध रूप से गाय के गोबर से उड़ेगा। तो इस उदाहरण से देखो, आप समझ जाओ कि आज फ्यूल जो है उसमें सबसे ज्यादा पैसा है, फ्यूल के व्यापार में सबसे ज्यादा पैसा है। फ्यूल जहां से निकलता है उनके यहाँ पैसा बहुत है। फ्यूल बेचने और खरीदने के काम में जो लोग लगे हुए हैं उनके पास बहुत पैसा है। हमारी सरकार के पास बहुत पैसा है, क्यों कि हमारी सरकार भी फ्यूल का धंधा करती है, फ्यूल बेचने का काम करती है। 4 कंपनियां हैं हमारे देश की। अब ये चारों कंपनियां मिलकर के लगभग 1,00,000 करोड़ कमाती है, प्रति वर्ष कमा करके सरकार को देती है। तो ये कमाऊ होते हैं जो तेल बेचने वाले लोग हैं। तो इतना जो धन, पैसा, संपत्ति है यह गाय के गोबर में है। ये इसी बात से प्रमाणित होता है कि नासा जैसी कंपनियां गाय के गोबर पर काम कर रही है, उसमें से फ्यूल को ढूंढ रही है। अब वो सीधे सीधे गाय नहीं बोलते, वो टेक्निकल भाषा में बात करते हैं ताकि आम आदमी को समझ में नहीं आए। लेकिन जो व्यक्ति गाय को जानता है, समझता है, वो उनकी तकनीकी भाषा को समझ लेता है कि इशारा कहां पर है। अब है कि पूरा दुनिया में जो फ्यूल का धंधा है वो अकेला धंधा अमेरिका खुद करता है और उस धंधे में किसी को घुसने नहीं देता। उसका पूरी दुनिया में एक छत्र राज्य है और वो चाहता है कि डीजल पेट्रोल के बाद जो कुछ भी फ्यूल के रूप में दुनिया में स्थापित हो, उस पर भी उसका एक छत्र राज्य होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा गायों की संख्या है, तो डर है कि अगर भारत में गायों की संख्या बहुत रही तो भविष्य का जो फ्यूल है हाइड्रोजन के रूप में, उस पर एकाधिकार उसका नहीं रह जाएगा। तो भारत से गाय खत्म होनी चाहिए और भारत की सारी गाय अमेरिका में होनी चाहिए, या भारत की जनसंख्या खत्म हो जाए और सारे अमेरिकन यहां आकर के बस जाए। ये 2 लक्ष्य हैं उनके, और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए विश्व बैंक की पूरी ताकत लगी हुई है कि जितना जल्दी हो सके भारत में गायों को खत्म कर दें। और यहाँ की जितनी भी अच्छी नस्ल की गायें हैं ये सभी दक्षिण अफ्रीका और उनके जंगलों में, उनके गौशालों में, उनके डेयरी में होने चाहिए। तो ये काम पिछले 20-25 साल से पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है। यहाँ के जितने भी अच्छे नस्ल थे आज आपको दक्षिण अमेरिका में मिलेगा, भारत में नहीं मिलेगा। अच्छी गिर चाहिए, गिर गाय चाहिए तो आपको दक्षिण अमेरिका से आप इंपोर्ट करने की जरूरत है, हमारे देश में नहीं है। अच्छी नस्ल के अंग्रेज चाहिए तो आपको भारत में नहीं मिलेगा, आपको ब्राजील से लाना पड़ेगा।
ये स्थिति आई है। और आज हमारे देश में कुल 3 करोड़ गाय बची हुई, कुल 3 करोड़। हम जब स्वतंत्र हुए थे 1947 में, तो उस समय जो अंग्रेजों ने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद सारी संपत्ति जो सरकार को सौंपी प्रथम प्रधानमंत्री को, तो उसमें गायों की संख्या कितनी थी इसे भी सौंपा उन्होंने। तो वह दस्तावेज कहता है कि उस समय भारत में गायों की संख्या 30 करोड़ थी जी। और आज जो है पूरे पशुओं की संख्या जो है 13 करोड़ है, 13 से 15 करोड़ है कुल पशुओं की संख्या। और उसमें से अगर गाय की संख्या आप निकालें तो केवल 3 करोड़ गाय आज हमारे देश में बची है। 30 करोड़ से हम 3 करोड़ पर आए हैं इस 65 सालों के दौरान। अब ये जो 3 करोड़ जो बची है, ये 3 करोड़ भी खत्म हो जानी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए इस देश में। इसके लिए विश्व बैंक की पूरी ताकत लगी हुई है। विश्व बैंक सामने पैसा लेकर के बैठा है कि कतल खाना खोलो, हम बिना ब्याज का तुम्हें पैसा देने को तैयार हैं। और बिना इंटरेस्ट पर भी पैसा लगाई जा रही है भारत में स्लॉटर हाउसेस खोलने के लिए। आपके महाराष्ट्र में 11 नए स्लॉटर हाउसेस खोलने की योजना है विश्व बैंक की, कि उनको मालूम है उनको कि महाराष्ट्र गौ पालन में भारत के चौथे राज्यों में से एक है। भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर गौपालन सबसे अधिक होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये 4 राज्य हैं जिनके पास गौधन सबसे ज्यादा है। तो इन चारों राज्यों में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउस खुल जाए, इसकी पूरी योजना लेकर के विश्व बैंक बैठा है। और हमारी सरकार को बार बार ये दबाव दे रहा है कि आप जितना जल्दी हो सके स्लॉटर हाउस खोलो, जितना जल्दी हो। सीधे बात नहीं करते कि जितना जल्दी हो सके गाय को खत्म करो, तो स्लॉटर हाउस खोलते हैं। तो आपके महाराष्ट्र में 11 स्लॉटर हाउसेस खोलने हैं और ये सारी योजना 2014 तक पूरा कर देनी है, क्योंकि 2014 का डर उनके मन में है, संशय उनके मन में है। तो ये वस्तु स्थिति है हमारे देश की गाय की। अब थोड़ा सा अगर हम समझें कि गाय को क्यों बचाना चाहिए, आखिर क्या है। दूध तो हम भैंस का भी पीते हैं और गाय की तरह दिखने वाली जर्सी का भी पी रहे हैं, तो फिर गाय को क्यों बचाना चाहिए। हमारी पूरी ताकत गाय को ही बचाने में क्यों लगना चाहिए। तो इस पर जो कुछ भी वैज्ञानिक विश्लेषण जो हुए, जो हम लोगों ने कराया और जिसके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अभी उपलब्ध है, उसमें से कुछ चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे मन में एक मान्यता शुरू से चली आ रही है, हम भारतवासियों के मन में और पूरे देश के लोगों के मन में एक मान्यता चली जा रही है कि अगर किसी चीज का अस्तित्व खत्म करना है, विज्ञान की दृष्टि से भी अगर आप देखें तो किसी भी चीज का कोई भी वस्तु हो, उसका अगर अस्तित्व खत्म करना है तो उस वस्तु को अग्नि में समर्पित कर दो, मतलब जला करके राख कर दीजिए। तो जब कोई भी वस्तु जल करके राख हो जाए तब उसका अस्तित्व नहीं रहता और वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तब हमने एक परीक्षण किया। परीक्षण ये किया कि गाय का गोबर जिसमें लक्ष्मी है, इस लक्ष्मी को अग्नि को समर्पित कर दिया, अग्नि के हवाले किया, तो गोबर जल गया। जलने के बाद राख बना। तो मन में विचार था, इसी विचार के साथ जलाया कि मैंने लक्ष्मी को जला दिया है, अब इसमें तो लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। फिर इस राख को हमने भारत सरकार के सबसे बड़े प्रयोगशाला आयुष में भेजा। वहां के वैज्ञानिकों को कहा कि भाई इसका परीक्षण करो, इसमें है क्या। बताया नहीं, ये गोबर का जला हुआ है। मैंने कहा इसको परीक्षण करो कि ये है क्या। तब उन्होंने 4 जून 2012 को मुझे रिपोर्ट सौंपी कि आपने जो सैंपल दिया था वो सैंपल क्या है। अब उसमें क्या है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण के रूप में कि गाय क्या है। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने लिखित रूप में हमें रिपोर्ट सौंपी है कि जी जो आपने जो सैंपल दिया था उस सैंपल में 46.6% प्राणवायु ऑक्सीजन है। 46.6%। अब जो हमारा भाई चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र के डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, वैद्य हो, सब आप इस सत्य को जानते होंगे, इस बात को भी समझते होंगे कि ऑक्सीजन प्राणवायु का हमारे जीवन में क्या भूमिका है। और
अगर इस शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, प्राणवायु की कमी हो जाए, तब शरीर में कितनी व्याधियां होती हैं, कितने रोग होते हैं। दुनिया के कितने रोग हैं जिनकी उत्पत्ति शरीर में प्राणवायु की कमी के कारण होता है। ये पहले कोई भी समझ कर नहीं पाता। थोड़ा आगे आ जाइए। तो इस प्राणवायु पर हमने चिकित्सा की दृष्टि से कुछ काम करना शुरू किया। हमारा एक चिकित्सालय है चेन्नई में, उस चिकित्सालय में हमारे डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, जो वहां पर अभ्यास करते हैं, रोगियों पर काम करते हैं, इनको हमने दिया। और देश के कुछ और बड़े जो चिकित्सा विज्ञान के जो पुरोधा माने जाते हैं, उन लोगों को हमने दिया कि ये एक औषध का निर्माण, हमने बताया नहीं किया है, ये औषध का एक निर्माण हमने किया है और इसका प्रयोग आप कीजिए। मैंने उनसे इतना ही कहा कि जी इसमें ऑक्सीजन भरपूर है, ऑक्सीजन भरपूर है और दोनों अवस्थाओं में, एलिमेंटल फॉर्म में भी है, ऑक्साइड फॉर्म में भी है, दोनों फॉर्म, दोनों रूप में। तो आप इसको अपने मरीजों पर इसका प्रयोग करके देखिए, क्लिनिकल ट्रायल में करके देखिए। तो हमारे वैद्यों ने इसका क्लिनिकल ट्रायल लिया और पिछले जून से लेकर के अभी तक ये कर रहे हैं और उसमें जो परिणाम हमें दिखता है वो अद्भुत परिणाम दिख रहा है, अद्भुत परिणाम दिख रहा है। इस गोबर में कुल 21 तरह के तत्व हैं, 21 तरह के तत्व हैं और इन 21 तरह के तत्वों पर जब मैंने अध्ययन करना शुरू किया तब जो बात समझ में आई वो और भी आश्चर्यचकित करने वाला है कि जो हमारे शरीर में 21 है वही 21 इस भस्म में है। हाँ, कोई अलग नहीं है, एक भी ज्यादा नहीं है और एक भी कम नहीं है। कोई ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे शरीर की जरूरत का ना हो। अब उसमें जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, उसमें कैल्शियम है, ये तीन तत्व जो है हमारे शरीर में बहुत जरूरी का है। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये तीन बहुत जरूरी तत्व है और खास करके हमारी माताओं के लिए बहुत जरूरी है। जो माताएं मां बनती हैं अपने जीवन में, उनके शरीर में जब बच्चे का निर्माण होता है, एक नया शरीर बनता है, तब उनके शरीर का सबसे ज्यादा खर्च होने वाला जो तत्व है वो यही कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन है। तो ये तीन तत्वों की डिफिशियंसी के कारण जो मां गर्भ धारण की है उनके शरीर में सारी बीमारियां होती हैं। प्रसव क्रिया के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो सर्जरी करना पड़ता है या और भी जितने तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उसके पीछे जो कारण है वो यही कारण है, शरीर में कैल्शियम का घट जाना, मैग्नीशियम का घट जाना, आयरन का घट जाना, क्योंकि ये तीन तत्व थोक रूप में बच्चे के शरीर के निर्माण में लग जाता है, मां के शरीर से निकल करके। तो मां के शरीर में ये तीन तत्वों की कमी होती है और मां बीमार पड़ती है। तो मैंने ऐसे मां पर इसका प्रयोग करवाया कि देखो आप कोई दूसरी दवा ना दो, केवल ये जो भस्म है इस भस्म को ही दीजिए। पानी ही, भस्म का पानी, भस्म को पानी में घोलिए, भस्म नीचे बैठ जाता है और भस्म में जितने भी पोषक तत्व हैं सभी पानी में घुल जाते हैं, कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। और जब भी प्यास लगे तो इसी पानी को पिलाइए। ऐसा प्रयोग करके देखा तो जितनी माताओं पर इसका हमने प्रयोग करके देखा, भले वो मां पहले महीने में पी हो, गर्भधारण के दूसरे महीने से शुरू की हो, और कुछ माताओं ने तो 7वें महीने से इस जल को ग्रहण करना शुरू किया। जितनी माताओं ने इसका सेवन किया, किसी के प्रसव के समय कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, सहज प्रसव हुआ, बच्चा सहज रूप से मां के गर्भ से बाहर निकला और बिल्कुल हेल्दी निकला, फिट निकला। ऐसा ही प्रयोग इस भस्म का हमने टाइफाइड के मरीजों पर किया, डायरिया के मरीजों पर किया, हृदय के रोगियों पर किया, चर्म रोगियों पर किया। कोई भी ऐसा रोग नहीं है जिस पर इसका बढ़िया परिणाम नहीं आया। इतना अद्भुत परिणाम है इस भस्म का। अब देखो भस्म है, गोबर है,
गोबर को अग्नि को समर्पित किया था, जला करके राख कर दिया था, इस भावना के साथ कि इसमें से लक्ष्मी नष्ट हो जाए। लेकिन हुआ उल्टा, उसमें लक्ष्मी आ गई। आज ये जो प्राणवायु है, ऑक्सीजन है, इसी में लक्ष्मी है। हाँ, 1 लीटर ऑक्सीजन पीने के लिए 3-3 हजार रुपए देने पड़ते हैं ऑक्सीजन पागले में। पता नहीं आपके सांगली में ऐसा कोई है संस्थान या नहीं, लेकिन दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बहुत सारे ऑक्सीजन पागले हैं, जहां लोग जाते हैं ऑक्सीजन पीने के लिए, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी है। जब हमारे देश में प्रदूषण नहीं था, उस समय भी हमारे देश की जो जलवायु है, हवा है, उसमें 21% मात्र ऑक्सीजन था। यानी हवा में 21% ऑक्सीजन है, और उस राख में 46.6% ऑक्सीजन है। हवा से कितना हुआ? 3 गुना ज्यादा। तो ऑक्सीजन पीने के लिए पैसा देते हैं। अब ये 1 किलो ऑक्सीजन पीने के लिए 3000 देते हैं, और गोबर से कितना निकलता है ऑक्सीजन? 3 गुना ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। ऐसा ही एक और प्रयोग आज से 20 साल पहले रूस में हुआ था। रूस के वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया था हमारे देश की गाय के घृत के ऊपर, घी के ऊपर। ज्योतिष बहन ने भी कहा कि एक चम्मच घी जलाओ तो उसमें से 1 टन ऑक्सीजन निकलता है। ये वैज्ञानिक परीक्षण रूस में हुआ था, भारत में नहीं हुआ था। 20 साल पहले रूस के वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित किया था कि भारत देश की नस्ल की जो गाय है, उस गाय से अगर कोई घी बना ले, घी बनाने की एक अपनी कला है, जिस कला को लगभग हमारी माताएं भूल गई, लेकिन उस वैदिक कला से अगर इसको हम बना लें, उस विधि से बना लें, तो यह घी अगर 1 चम्मच अग्नि को समर्पित कर दो तो 1 टन ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन अग्नि जो पिछले साल का जो रिपोर्ट है, वो ये कहता है कि नहीं, ये गलत है, 1 टन ऑक्सीजन नहीं निकलता, 1.6 टन ऑक्सीजन निकलता है, 1600 किलो। यानी आप अपने घर में अगर 1 चम्मच घृत जला देते हैं, किसी भी प्रक्रिया के तहत, अग्निहोत्र करो या दीपक में जला दो, कैसे भी जला दीजिए, तो आपके घर में 1600 किलो ऑक्सीजन बनता है। 1 किलो ऑक्सीजन पीने के 3000 रुपए लगते हैं। 1600 किलो ऑक्सीजन का दाम आप चुका है। कितना बैठता है जी? 3000 गुने 1600 करो, 4,80,000। ये गाय का 1 चम्मच घी में 4,80,000 रुपए का ऑक्सीजन है। अब और कितनी बड़ी लक्ष्मी चाहिए? तो मेरा एक निवेदन है, ये बताने के पीछे का निवेदन है कि बहुत अच्छा आपने किया कि अब इस गैया का आप दूध पी रहे हैं। अब मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि अब गैया के भस्म का, गैया के गोबर के भस्म का जल भी पियो। इसमें सीधे सीधे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है। और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक एक मत के साथ कहते हैं कि इस शरीर को अगर भरपूर ऑक्सीजन मिलता रहे, तब यह शरीर कभी बीमार नहीं पड़ सकता। तो अब जो बात समझ में आ रही है कि गाय और उसका गोबर और गोबर का जला हुआ राख का पानी ही अगर हम पीते रहे, तो हमें दुनिया के सारे चिकित्सा इंस्ट्रूमेंट से और उनके जो लूट खसोट हैं, इन सबसे मुक्ति मिल सकती है। अब लूट खसोट कहां होता है, ये सब आप जानते हो, अब उस कहानी में नहीं पढ़ना तो अच्छा है। अभी माँ ने कहा कि इनके घर से एलोपैथी तो विदा हो गई, तो मैं तो कहता हूं सारी दवाइयों को विदा कर दो। ये शरीर दवा के लिए नहीं है, ये शरीर कुछ प्रकृति के साथ अच्छा काम करने के लिए है। और ये शरीर प्रकृति के साथ अच्छा काम तभी करेगा जब शरीर ठीक होगा, शरीर में व्याधियां नहीं होगी। हाँ, यहाँ पर जो वैज्ञानिक की जो भूमिका है हमारे जीवन में, वह भूमिका रहनी चाहिए प्रिकॉशन के लिए, सलाह के लिए, दवा बेचने के लिए नहीं।
वैद्य की वही भूमिका हो कि वैद्य सलाह दें, मार्गदर्शन करें, निरोगी रहने के लिए मार्गदर्शन करें, दवा ना बेचें, दवा बेचने का काम ना करें। ये चिकित्सा का काम हमारे देश में सदियों से सेवा का काम है, धनोपार्जन का नहीं है, सेवा का क्षेत्र रहा है। तो इसमें सेवा होनी चाहिए। अब सेवा देखो होगा तो पेट भी भरेगा। अब मैं सेवा करता हूँ, मतलब घूमता हूँ, लोगों को बताता हूँ, कहता हूँ, ये सारी कहानी कहता हूँ, तो हमारा पेट भी तो भरता है ना। और मैं तो कहता हूँ अच्छे से भरता है, मैं कौन सा ऐसा दिन है जो भूखा रहता हूँ। तो आप भी भूखे तो नहीं रहेंगे। आप लोगों को अगर निरोगी होने का मार्गदर्शन करेंगे, दिशा देंगे, तब लोग आपको भूखे रहने ही नहीं देंगे। हाँ, अरे मैं तो कहता हूं आप करके देखो, हथेलियों पर लोग उठा लेंगे। वैद्य का दर्जा भगवान के बाद दूसरे स्थान पर है। जितनी श्रद्धा हमारे मन में एक चिकित्सक के लिए होती है, वैद्य के लिए होती है, लगभग उतनी ही श्रद्धा भगवान के लिए होती है। आदमी दो ही जगह डरता है, दो ही जगह डरता है, एक भगवान से डरता है और दूसरा वैद्य से डरता है। कहीं तीसरे जगह डर नहीं लगता। हाँ, इसीलिए कि भगवान के बाद अगर किसी पर आस्था होती है आम आदमी के जीवन में, तो वह वैद्य पर होती है। तो अगर हम सलाह देना शुरू करें और उससे लोग निरोगी हो जाएं, तभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आती, कोई कमी नहीं आती। तो ये एक भस्म के बारे में जो बात थी वो हमने आपके सामने रखा। और ये 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर में जो 30 लोग आए, कुछ बहन थी और भाई थे, इन लोगों को मैंने कुछ और भी चीजें सिखाई है, जिसमें से एक सिखाई है दंत मंजन बनाना, गाय का गोबर से दंत मंजन बनाना। और उस दंत मंजन के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, यह दंत मंजन इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है, आप भी उनसे सीख सकते हैं। हाँ, और मैंने उनको संकल्प दिलाया कि जिस तरह से बिना कुछ दक्षिणा लिए आपको सिखाया, इसी तरह से हर जिज्ञासु को आप सिखाओ, हर जिज्ञासु को सिखाइए। भारत के हर घर में दंत मंजन बननी चाहिए। भारत का कोई भी व्यक्ति दांत से पीड़ित नहीं होना चाहिए। दांत सफाई के नाम पर जितने पेस्ट बनाने वाला कंपनियां लूट कर रही है, सबका धंधा खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए, सबका भट्ठा बैठ जाना चाहिए। तो आप सबको सिखाएंगे, आप सबको सिखाएं, इसी के लिए उनको हमने सिखाया है। उसमें दांतों के सारे रोग आ जाते हैं। गाय का गोबर इतना अद्भुत है, दांत के सारे रोग नष्ट होते हैं। इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण दिया है। इसको भी बना करके हमने भारत सरकार के यहाँ भी टेस्ट करवाया, वही की रिपोर्ट इनको दी है। ये देखो दांत के लिए, दांत के लिए क्या क्या चाहिए, सारा कुछ गोबर में, तो बना लो इससे दंत मंजन, दांत के सारे रोग। और पिछले 14 सालों से दांत के मरीजों पर हमारे वैद्य काम कर रहे हैं, कभी निराशा हाथ नहीं लगी है। दांत के जितने रोग आप जानते हैं, सारे रोग, ऐसा अद्भुत है रोग। हमारे शरीर में जितने भी दूसरे रोग होते हैं, पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, उनके लिए जो है गौमूत्र की गोलियां बनाई, घनवटियां बनाई। घन गौमूत्र को गर्म किया, वैसे ही जैसे दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म करते रहिए, गर्म करते रहिए, पानी हो जाता है, लास्ट में खोआ बचता है। हाँ, खोआ बचता है। दूध को गर्म करने के बाद गौमूत्र को गर्म करो, तभी देखोगे आप एक घन बचेगा खोए की तरह। उसका रंग जो है गहरा लाल होता है, कत्थे कत्थे के रंग का होता है। ये जो घन है, ये जो क्षार है गौमूत्र का, इसमें पेट के सारे रोग खत्म होते हैं। तो इसका भी परीक्षण करवाया पिछले साल, इसको भी टेस्ट करो, इसमें आपको क्या क्या है, क्या है इसमें कि पेट के सारे रोग खत्म होते हैं। तो उसका भी विश्लेषण उनको दिया और हमने कहा उसको अध्ययन करवा कि इसमें जितने भी तत्व हैं, इन तत्वों का हमारे शरीर में क्या उपयोग है, और ये तत्व किस तरीके से हमारे शरीर के सारे रोगों को खत्म कर देते हैं, जला करके नष्ट कर देते हैं, जला करके नष्ट कर देते हैं। तो ये भी जान, ये भी आप इनसे ले सकते हो। और अगर आपको लगता है मैं सीधे दूं, तो एक कागज पे आप अपना ईमेल आईडी लिख करके दे दो, मैं चेन्नई जाके आप सबको सर्टिफिकेट की कॉपी आपको मैं ईमेल कर दूंगा। आपको देख लेना कि उसमें क्या क्या है। और हमारी प्रयोगशाला में नहीं है,
हमारी सरकार की प्रयोगशाला का है, उनका ये रिपोर्ट है और उनके ही वैज्ञानिक है जिन्होंने विश्लेषण किया। अब थोड़ा आगे और चलते हैं एक दूसरे विषय पर जो सबसे महत्वपूर्ण है। आज चूंकि हमारे देश में गाय की संख्या कम है, आपके शामिल में मुश्किल से मुझे लगता है कि 3000 देशी गाय होगी, 2800 से 3000 आपके शांगली में देशी गाय बची हुई है। और शांगली की जनसंख्या कितनी है? लगभग 10 लाख, 15 लाख, 10 से 15 लाख के बीच में आपके यहाँ की अगर जनसंख्या है, कल्पना करो कि शांगली के सारे लोग अगर दूध पीने के लिए आगे आ जाए कि हमें भी जी गाय का दूध चाहिए, तो ये 2800 से 3000 गायों से क्या 15 लाख लोगों को दूध मिल सकेगा? नहीं मिल सकेगा। लेकिन गाय में इतना बड़ा विज्ञान है कि ये गैया जो काम दूध पिला के कर सकती है, वो काम दूसरे तरीके से भी कर दे सकती है। और वो जो तरीका है, वही तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर दूध नहीं मिल पाता है आपको, तब आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा कहिए, निवेदन कीजिए कि जी मुझे 100 ग्राम दूध दे दो, 200 ग्राम दूध दे दो, मुझे लीटर में नहीं चाहिए। एक दिन छोड़कर एक दिन दे दो, 2 दिन छोड़कर एक दिन दे दो, लेकिन इस गैया का दूध दो और उसको जमा करके दही बनाइए, दही को मत करके छाछ कर। महर्षि वाघभट्ट गौशाला एवं पंचगव्य अनुसंधान केंद्र संसार का पहला गुरुकुलम जो आधिकारिक रूप से पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने के लिए कृत संकल्पित है। अमर बलिदानी राजीव भाई का कहना है कि गाय बची तो फिर से ऋषि क्रांतिकारी पैदा होंगे और तभी भारत सोने का शेर बनेगा।